who has got thalassemia, that would be really, really helpful for all of us. And why it is important that I'm going to discuss. तो पहले ये बात करते हैं कि हम लोग टीचर्स हैं, हम लोग पेरेंट्स हैं, या हम लोग स्टूडेंट्स हैं, हम लोगों को कभी ना कभी अपने लाइफ में, मैं बोलूँ काफी बार ऐसा होता है कि हमें वीकनेस, फेटीग, टायर्डनेस, हमें इरिटेबिलिटी रहती है. So if you are feeling weak, fatigued, tired, you feel that you are unnecessarily getting irritable, और जो बच्चे स्कूल में आ रहे हैं उनका अटेंशन स्पैम अच्छा नहीं है, वो क्लास को में अच्छी तरह दिमाग नहीं लगा रहे, क्लास में सुन नहीं रहे, या टीचर्स जो क्लास में आ रही हैं उनको लगता है कि वो क्लास में ठीक से पढ़ा नहीं पा रही, उन लोगों को प्रॉब्लम्स हैं, वो लोग बच्चों को ठीक से पढ़ा नहीं पा रहे. तो हम लोगों को इनके मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं. But I being a hematologist, I would say that anemia. I'll tell you what anemia is. Anemia can be one of the reasons for all these problems. So let's discuss what a normal hemoglobin is, what anemia is, and how we can prevent these things. So पहले बात करते हैं hemoglobin क्या है. हमारे बहुत सारे साइंस स्टूडेंट्स हैं और बहुत सारे साइंस टीचर्स हैं. हम सबको पता है कि हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है हमारे अंदर, जिसके अंदर प्रोटीन के अंदर जिसके अंदर हमारे आयरन है. सो ये जो प्रोटीन का फंक्शन क्या है, इस प्रोटीन का फंक्शन ये है कि ये हमारे बॉडी में ऑक्सीजन कैरी करता है. सो हीमोग्लोबिन एक्चुअली कैरीज ऑक्सीजन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. एंड देन इफ समबडी हैज गॉट लो हीमोग्लोबिन, इफ समबडी हु हैज गॉट हीमोग्लोबिन व्हिच इज बिलो नॉर्मल, he would be called as एनीमिक पेशेंट. सो एनीमिया, पहले एनीमिया क्या है. तो एनीमिया नॉर्मल में, अगर हम नॉर्मल बात करें तो मेल्स में हीमोग्लोबिन की मात्रा 14 से 18 होनी चाहिए, और फीमेल्स में हीमोग्लोबिन की मात्रा 12 से 16 होनी चाहिए. सो योर नॉर्मल हीमोग्लोबिन वैल्यूज फॉर अ मेल शुड बी बिटवीन 14 to 18, and for females it should be between 12 to 16, and for children it depends on your age, on your sex, and for different age and different, for males it is different, for females it is different, for different age groups it is different. So अगर आपका बिलो नॉर्मल है, अगर मैं कहूं आपका हीमोग्लोबिन बिलो नॉर्मल है, अगर मेल्स में 14 या 13 से कम हीमोग्लोबिन है और फीमेल्स में 12 से कम हीमोग्लोबिन है, तो हम एनीमिक है. पहला हमारे को सिर्फ ये समझना है कि एनीमिक कौन होते हैं और एनीमिया क्या होता है. अब बात करें कि नॉर्मल वैल्यूज तो हमने बात कर ली, बट हम लोग तो हम बहुत लोग कहते हैं कि हम लोग नॉर्मल हैं, हम लोग नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें वीकनेस नहीं है, हमें फैटीग नहीं है, हमें टायर्डनेस नहीं है, हमें कभी कभी ऐसा होता है. तो हम लोग क्यों इस बारे में चर्चा कर रहे हैं, आज क्यों बात कर रहे हैं. सो लेट मी टेल यू फ्रेंड्स, देयर वाज अ स्टडी व्हिच वाज कंडक्टेड कपल ऑफ इयर्स बैक इन अ रूरल पॉपुलेशन. इंडिया की रूरल पॉपुलेशन में एक स्टडी कंडक्ट करी गई और उसमें बताया गया कि 79% पीपल हु आर लिविंग इन अ रूरल बैकग्राउंड आर एनीमिक. ये काफी आपको स्ट्रेंज लग रहा होगा, बट 100 में से 79 लोग जो रूरल एरियाज में रहते हैं हिंदुस्तान में, वो एनीमिक है. और इसी तरह की एक स्टडी करी गई एडोलेसेंट गर्ल्स में. एडोलेसेंट गर्ल्स मतलब जो 10 साल से 19 साल के बीच में जो लड़कियां हैं, उनके अंदर एक हिंदुस्तान में एक स्टडी करेगी जिससे पता लगा कि 57% ऑफ एडोलेसेंट गर्ल्स आर एनीमिक. जो आज हम बात कर रहे हैं, हम एनीमिया ये नहीं कह रहे कि सीवियरली एनीमिक है, हमारा बहुत ही पीलापन हो गया बॉडी में, हमारे अंदर बहुत ही कमजोरी आ गई. हम एक जनरल बात कर रहे हैं कि नॉर्मल वैल्यूज भी हमारी पॉपुलेशन की नहीं है. तो अगर हम लोग इतने एनीमिक है तो हम उसके लिए क्या करें, और कौन लोग ज्यादा रिस्क पे है, कौन लोग ज्यादा रिस्क पे, पहले वो बात करते हैं. जो ज्यादा रिस्क पे है वो है हमारे बच्चे जो ग्रोथ स्पर्ट्स अचीव कर रहे हैं, जो बच्चे प्यूबर्टी में आ रहे हैं, जो फीमेल्स, जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं, जो मेंस्ट्रुएटिंग गर्ल्स हैं. प्रेगनेंसी में आपको एनीमिया के ज्यादा चांसेस है. वो क्यों है वो हम बात करेंगे. हमारे को ग्रोथ स्पर्ट्स अचीव कर रहे हैं तब हमें एनीमिया के ज्यादा चांस है, वो हम बात करेंगे. और मेंस्ट्रुएशन में हम सबको पता है क्योंकि ब्लड लॉस हो रहा है, हमारा आयरन लॉस हो रहा है, इसीलिए हम एनीमिक है. सो लेट्स सी व्हाट इज द कॉज ऑफ. अभी हमें हीमोग्लोबिन समझ आ गया, हमें एनीमिया समझ आ गया, हमें ये समझ आ गया कि ये एक
चिड़चिड़ापन, ये वीकनेस, फैटीग, टायर्डनेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण हो सकता है हमारी लाइफ में। हम लोग सोचते हैं शायद हम डिप्रेस्ड है, शायद हम साइकोलॉजिकली स्ट्रेस्ड हैं, इसलिए हमें वीकनेस है। हम ज्यादा चिड़चिड़े इसलिए है क्योंकि हमारे घर की समस्या नहीं खत्म हो रही, हमारे हॉस्पिटल की समस्या नहीं खत्म हो रही, या हमारे ऑफिस की समस्या नहीं खत्म हो रही। बट बहुत बार क्या होता है, ये कारण नहीं होता, हमारा हीमोग्लोबिन बिलो नॉर्मल है, इसलिए हम एनीमिक है। नाउ व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एनीमिया? First, I'll tell you what are the causes of anemia, and then I'll tell you what is the most common cause of anemia. So, the causes of anemia could be nutritional. Simple कारण कि हमारे खाने पीने में आयरन की मात्रा कम है, या विटामिन B12 या फॉलिक एसिड। ये दो तरह के विटामिन होते हैं, विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड। मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं बिल्कुल अच्छी तरह समझता हूं कि हम लोग जो सुन रहे हैं, हम डॉक्टर्स नहीं है, हम लोग सब लोग साइंस बैकग्राउंड से नहीं है, हम लोग बहुत सारे लोग आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं, हम लोग बहुत लोग कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, हम लोग बहुत लोग हाउस वाइफ हैं, और हम लोग साइंस से हमारा नाता नहीं है, तो हम बिल्कुल सिंपल बात करेंगे। सो हीमोग्लोबिन की कमी हमारे न्यूट्रिशनल एनीमिया हो सकता है, आयरन, B12 और फॉलिक एसिड की कमी। इसके अलावा मैं कहूं कि इस कमी के अलावा हमारे को लाल कोशिका, हमारे रेड सेल्स को हम हिंदी भाषा में लाल कोशिका कहते हैं। हमारे रेड सेल्स अगर टूट रहे हैं, हमारे हड्डियों के अंदर गूदा होता है, हमारे बोन्स के अंदर बोन मैरो होती है, और वहां से हम लोग रेड सेल्स, व्हाइट सेल्स और प्लेटलेट्स को प्रोड्यूस करते हैं। सो जब ये रेड सेल्स बॉडी से बोन मैरो से बन रहे होते हैं और ब्लड में जाके टूट रहे होते हैं, उस प्रोसेस को हीमोलिटिक एनीमिया कहते हैं, ब्रेक डाउन, हीमोलिटिक एनीमिया। देन देयर माइट बी अ प्रोडक्शन डिफेक्ट। अगर हम एक सिंपल बात करें कि एक चीज का, मैं एक बहुत सिंपल एग्जांपल लेता हूं। हम कहते हैं आज हम मार्केट में शॉपिंग करने गए, और हम सब्जी की शॉपिंग करने गए, और सब्जी की शॉपिंग करने गए तो हमने गोभी खरीदनी चाहिए। हमने सोचा आज कॉलीफ्लावर खरीदते हैं, और हमें गोभी मिल नहीं रही। तो गोभी मिलने ना मिलने का कारण ये हो सकता है कि या तो गोभी की प्रोडक्शन कम हो रही है, या तो गोभी बन ही नहीं रही, आई नहीं रही, आजकल उगी नहीं रही, या गोभी प्रोड्यूस हो रही है और कोई आदमी उसको मार्केट में आने नहीं दे रहा, उसको डिस्ट्रॉय कर रहा है, या इधर उधर ज्यादा पैसे में भेज रहा है। सो that's what I'm trying to make you understand. If your hemoglobin is low, then it might be a production defect, that your bone marrow is not producing red cells, or there might be a destructive process which is happening. Now let's come on to iron deficiency anemia, which is the most common cause of anemia in India. The most common cause of anemia in India is iron deficiency anemia. So friends, I again say that we are talking about anemia. We are not saying severe anemia. Severe anemia means your hemoglobin is less than 5 grams. I am just saying it is lower than the normal. Then when we talk about iron deficiency anemia, we all know that the pregnant ladies who give birth, the newborn baby is breastfed. हमारे घरों में हमारे सब बच्चे जो न्यूबॉर्न बेबीज हैं वो ब्रेस्ट फेड होते हैं, और आप अपने पीडियाट्रिशियन के पास जाते हैं या गायनेकोलॉजिस्ट से बात करते हैं, तो वो बोलती हैं कि जो बच्चा पैदा होता है तो उसको एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग फॉर 6 months, which means not even water, no water, nothing else, just breastfeeding for 6 months, because breastfeeding has got lot of breast milk has got lot of iron. आयरन भी ज्यादा है और उसकी अवेलेबिलिटी भी ज्यादा है, बायो अवेलेबिलिटी भी ज्यादा है। बट जो लोग बच्चों को काउज मिल्क पिलाते हैं, या हम लोग कहें कि दूसरा पैकेट वाला मिल्क पिलाते हैं, या लैक्टोजन पिलाते हैं, या नैन पिलाते हैं, उनके बच्चे आयरन डेफिशिएंट हो सकते हैं, बिकॉज दो दैट मिल्क हैज गॉट सफिशिएंट आयरन, but it is not in a bioavailable form. So the availability should also be good, the content should also be good, and it should be available. It should be you should be able to absorb that iron. So that is another thing. Then before talking about the treatment, let's see what are the goods. अब हम बात कर रहे हैं कि हमने आज का टॉपिक का जो चर्चा हम जो कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं हाउ टू improve our hemoglobin. So improve करने के लिए हम पहले बोल रहे हैं कि iron deficiency is the most common cause of anemia. So आयरन किन फूड आर्टिकल्स में ज्यादा है और उनका हम सेवन करें तो हमारे को आयरन डेफिशिएंसी नहीं होगी, पहले आप वो जानते हैं. सो द रिच सोर्सेज ऑफ आयरन आर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स,
So any green leafy vegetables, it may be spinach, it may be broccoli, it may be what should I say, cauliflower, or any other green leafy vegetable is a good source of iron. Other than that, we need to understand there are a lot of fruits which has got good iron content, like apple. हम सब अपनी, अगर हम बात याद रखें, हम अपने छोटे जब थे, हम सबको बताया जाता था एप्पल अ डे, एंड एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे. सो इसका क्या मतलब है? एप्पल के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और बहुत सारे ठोस आहार होते हैं, जो अच्छी चीजें होती हैं, जिसको हमें, हमारे को वो इन्फेक्शन से बचाते हैं, हमारे को डॉक्टर पे जाने के बचाते हैं. इसी तरह एप्पल इज अ गुड सोर्स ऑफ आयरन. अदर देन एप्पल, प्लीज रिमेंबर अनार, पोमेग्रेनेट, बीटरूट, बनाना, मैंगो, लीची, स्ट्रॉबेरी, these are all are good and rich sources of iron. So अगर आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, देन पल्सेस, दालें और ये फ्रूट्स का अगर आप सेवन करते हैं, आप अपनी डाइट में एप्रोप्रिएटली खाते हैं, तो आपको आयरन डेफिशिएंसी के चांसेस कम होंगे. पहली बात. अगर हम बात करें कि इसके अलावा और किस में आयरन है, तो इसके अलावा और आयरन नॉन वेजिटेरियन मील्स में है फ्रेंड्स. इसके अलावा आयरन जो है वो हमारे को मीट में, हमारे को चिकन में, इन सब में आयरन कंटेंट बहुत अच्छा होता है. So please don't think that I am making you non-vegetarian. There are a lot of people who are sitting over here, a lot of families who are listening to me, who are strict vegetarians. I myself is a strict vegetarian, but those who are taking non-vegetarian meal, they are at less risk of iron deficiency anemia. So please understand this. Let's move on to what can improve our iron absorption. हमने ये समझ लिया कि हमारे को हीमोग्लोबिन कम कैसे होता है, आयरन की कमी कैसे होती है, और उसके हम प्रिवेंट करने के लिए क्या कर सकते हैं. और अब हम बात करते हैं कि क्या चीजें हम ये चीज लें और क्या और हम अधिक लें जिससे हमारा आयरन की एब्जॉर्प्शन बढ़ जाए. सो दोस्तों, हमारी बॉडी में एब्जॉर्प्शन जो आयरन की होती है, जो हमारे साइंस स्टूडेंट्स हमें सुन रहे हैं वो सब जानते होंगे कि आयरन गेट्स एब्जॉर्ब फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड स्मॉल इंटेस्टाइन में भी एक पार्ट होता है ड्यूडेनम. Duodenum, jejunum, and ileum. These are three parts of small intestine. So iron gets absorbed from duodenum. So if somebody has got a malabsorptive disorder, has got some issues related to absorption, he would, and which involves duodenum or small intestine, he would be also iron deficient. So please remember this. Then how to improve, what all things should we take to improve the absorption of iron? So friends, please remember vitamin C. Vitamin C improves your iron absorption. ये हमें नहीं पता होगा. तो विटामिन सी के रिच सोर्सेस क्या है? विटामिन सी के रिच सोर्सेस है लेमन. विटामिन सी का रिच सोर्स है ऑरेंज, मौसम्बी. हम लोग लेमन, मौसम्बी और ऑरेंज वगैरह का सेवन करें, साथ में स्ट्रॉबेरीज, ये सब चीजों में विटामिन सी ज्यादा है. सो विटामिन सी would increase the absorption of iron. आप आयरन सही मात्रा में ले रहे हैं, आप ये सब कुछ खाना पीना अच्छा खा रहे हैं, आयरन रिच खा रहे हैं, बट इनकी एब्जॉर्प्शन होनी भी इंपॉर्टेंट है. तो अगर हम लेमन का सेवन या विटामिन सी का सेवन करें तो हमारी एब्जॉर्प्शन बेटर हो जाएगी. इसके साथ साथ फ्रेंड्स, आज हमें ये भी बात करनी है कि हमारे को क्या चीजें अवॉइड करनी चाहिए. हम लोग आयरन डेफिशिएंट हैं या हम चाहते हैं कि आयरन डेफिशिएंट ना हो, तो हम लोगों को कुछ चीजें अवॉइड करनी होंगी, और वो कुछ चीजें हैं टी एंड कॉफी. सो टी और कॉफी, टेनिन होता है इसके अंदर. टेनिन डिक्रीजेस द एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन. सो व्हाट इंक्रीजेस द एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन? इट इज vitamin C, which increases the absorption of iron. But tea and coffee, which has got tannin in it, that would decrease the absorption of iron. Other than that, alcoholic drinks like whiskey, vodka, beer, these all would have an impact on the absorption of iron. So I'm not saying that you don't take it. If somebody wants it once in a while, he can consume it. But please remember that if you are iron deficient, or you feel that you are in that stage of life in which you need more iron, and you take these things, it would affect your iron absorption. Then that was about
the prevention, how to prevent iron deficiency anemia, and what is the role of prevention that we have just discussed. That the role of prevention is plain and simple, is to make you fit, is to make you not feel weak, not feel fatigued, tired, and not to make you more irritable in your life. And then if somebody is iron deficient, how to diagnose, that's another thing. So I being a pediatric hemato-oncologist, we see a lot of patients who have got blood disorders, not just blood disorders pertaining to iron deficiency. We see different sort of blood problems like white cell disorders, platelet disorders, bone marrow function defects, hemolytic processes which are happening. So there are a lot of people of iron deficiency anemia who come to us for consultation. So those who have not taken iron rich food are at risk, and those who consume the things which we have just now discussed, which should be avoided, are at risk. Let's say somebody is iron deficient. Now how to treat? So पहले हमें समझना है कि हम लोगों को खुद डॉक्टर नहीं बनना, हम लोगों को बिना डॉक्टर की सलाह के आयरन सप्लीमेंटेशन स्टार्ट नहीं करनी, क्योंकि आयरन सप्लीमेंटेशन बिना सलाह के स्टार्ट करने से हमें नुकसान भी हो सकता है, हमें लूज मोशंस हो सकते हैं, हमें कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, बच्चों में टीथ कलरेशन चेंज हो सकता है, और अननेसेसरली अगर हम आयरन लेंगे तो आयरन ओवरलोड हो सकता है. सो हमें अननेसेसरली आयरन का सेवन नहीं करना, हमें अपने डॉक्टर के पास, अपने पीडियाट्रिशियन या अपने फिजिशियन, अगर हमारा बच्चे को हमें आयरन की कमी लग रही है, हमें पीडियाट्रिशियन या फिजिशियन के पास जाना चाहिए. तो अगर हम पीडियाट्रिशियन या फिजिशियन के पास जाते हैं तो वो आपका एक टेस्ट करके आपको बता सकता है कि आपको क्या है. जो टेस्ट का नाम है कंप्लीट हीमोग्राम, CBC. आप लोगों ने, काफी लोगों ने अपनी लाइफ में कभी ना कभी. प्लीज स्विच ऑफ योर माइक्रोफोन, मिस्टर रविंदर. मिस्टर रविंदर, कैन यू जस्ट स्विच ऑफ योर माइक्रोफोन? भाई अब दोबारा फंस गए तुम तो, हैं? तुम तो सोच रहे थे बच गए, अच्छा हुआ है. मैम आप सुन रहे हैं जो आप मेरी बात? रविंदर कुमार सोलंकी, आप प्लीज अपना माइक्रोफोन बंद कर दीजिए. खाना खा लिया? Okay, so we need to understand that we cannot just take iron on our own. We need to do a test called complete hemogram, and by seeing the complete hemogram, your doctor can advise whether you are iron deficient and whether you need iron supplementation or not. So please just don't take iron just like that, or by doing a simple test of hemoglobin, you should not take iron supplement. हमारे को complete hemogram हम लोगों को कंप्लीट हीमोग्राम करके हमें डॉक्टर की सलाह के हिसाब से ही आयरन सप्लीमेंट लेना चाहिए. सो दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि हमें जब आयरन सप्लीमेंट ले रहे हैं तो जो डॉक्टर ने डोज हमें एडवाइस करी है उसी डोज में आयरन लेना है. हम लोगों को जिस डोज में सिरप या कैप्सूल या टैबलेट फॉर्म में हमें बताया गया है उसी डोज में आयरन लेना है, क्योंकि अगर आप उस डोज में आयरन नहीं लेंगे तो आपकी आयरन डेफिशिएंसी करेक्ट नहीं होगी. एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जब भी हम आयरन सप्लीमेंट स्टार्ट करते हैं, चाहे वो प्रेग्नेंट लेडीज को गायनेकोलॉजिस्ट स्टार्ट करती है या एक बच्चे को पीडियाट्रिशियन स्टार्ट करता है, तो 12 to 24 आवर्स में एक सेंस ऑफ वेलबीइंग आ जाती है, व्हिच इज द फर्स्ट साइन ऑफ इंप्रूवमेंट. आई एम सेइंग 12 to 24 आवर्स, आई एम नॉट सेइंग 12 to 24 डेज. 12 से 24 घंटे के अंदर आप लोगों को सेंस ऑफ वेलबीइंग आएगी, आपको लगेगा कि हमें और बेटर लग रहा है. दूसरी बात, आयरन का सप्लीमेंटेशन जब भी आपको डॉक्टर एडवाइस करे, आपका डॉक्टर आपको एडवाइस करे, तो कभी भी अपने आप आयरन को रोकना नहीं है, क्योंकि अगर आप आयरन को 1 महीने बाद आपको लगता है मेरा हीमोग्लोबिन नॉर्मल हो गया या मैं बिल्कुल ठीक हो गया, मैं आयरन को रोक दूं, तो आप बैक टू स्क्वायर वन आ जाएंगे. आप दोबारा से आपका हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा, क्योंकि somebody who has got iron deficiency anemia has to be on iron supplements for 3 to 6 months. 3 से 6 महीने के लिए हमें आयरन सप्लीमेंटेशन लेना अनिवार्य है, क्योंकि 1 to 2 मंथ में हमारा
हीमोग्लोबिन नॉर्मलाइज होएगा और अगले 2 से 4 महीने में हमारे स्टोर्स रेप्लिश होंगे। सो जब तक हमारे बॉडी के स्टोर्स रेप्लिश नहीं होंगे तब तक हम आयरन डेफिशिएंसी से बाहर नहीं आएंगे। So this is another important thing what all of us need to understand. But you also need to know that if somebody is on iron supplementation, like pregnant ladies and other people, they have to understand one thing, that if after taking iron for let's say 1 or 2 months your hemoglobin is not coming up, you have to see your doctor again, because there might be some other problem which is going on. There might be an absorption issue, like some malabsorptive problem going on in the intestine, which is not letting iron to get absorbed. Or there might be a reason like worm infestation. हमारे बच्चों को पेट में कीड़े हो सकते हैं जिसकी वजह से कई बार आपके पीडियाट्रिशियन और स्कूल में भी ये प्रोग्राम डीवॉर्मिंग प्रोग्राम चलते हैं जो हमारे को आयरन डेफिशिएंसी कर सकते हैं, क्योंकि वर्म इन्फेस्टेशन से हम लोगों को ऑकल्ट ब्लड लॉस हो सकता है, हमारे को बॉडी में ब्लड लॉस हो सकता है जो हमें दिखता नहीं है। तो अगर हमारा आयरन लेने के बाद हमारा आयरन नहीं बढ़ रहा तो इसका कारण हमारे अंदर वर्म इन्फेस्टेशन, हमारे अंदर एब्जॉर्प्शन के इश्यूज, हमारे अंदर कोई अल्सर पड़ा हो, पेप्टिक अल्सर हो जो ब्लीड कर रहा हो, ये भी हो सकता है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि हम लोग खुद डॉक्टर बने, बट अगर हमें ऐसा लगता है देन वी शुड सी अ डॉक्टर। Then that was about iron deficiency, my friends. But the second most common cause, what is the second most common cause of of anemia? I would say the second most common cause of anemia is vitamin B12 deficiency. So vitamin B12 deficiency is the second most cause of anemia. So vitamin B12 भी हमारे को न्यूट्रिशन, हमारे को खाने पीने से मिलता है, और विटामिन B12 का अच्छा जो सोर्स है वो नॉन वेजिटेरियन मील है। सो बहुत सारे हमारे में से लोग जो वेजिटेरियन हैं, अगर उनको एनीमिया है तो उनका कारण विटामिन B12 डेफिशिएंसी हो सकता है। सो आई एम नॉट सेइंग दैट यू शुड बिकम नॉन वेजिटेरियन इफ यू आर अ वेजिटेरियन पर्सन। आई वुड से दैट इफ यू आर अ वेजिटेरियन पर्सन, if you feel weak, tired, lethargic, if you feel that you are getting more irritable, then please consult your physician or a pediatrician, and if he advises you a complete hemogram, and in that complete hemogram, if the doctor tells you that you are vitamin B12 deficient, Okay, then you may need okay. vitamin B12, then you may need vitamin B12 supplementation. So B12 deficiency, folic acid deficiency and iron deficiency are some of the common causes I would say of anemia. So ये हमने आज एक फर्स्ट पार्ट ऑफ टॉक में ये डिस्कस करा कि हम लोग अपना हीमोग्लोबिन कैसे बढ़ाएं, हम लोग अपना आयरन इनटेक कैसे बढ़ाएं, हम लोग आयरन को डेफिशिएंसी को कैसे प्रिवेंट करें, और कैसे हम लोग एक नॉर्मल लाइफस्टाइल में वापस आए। ये तो एक जनरल बात हुई। अब हम दूसरे जो आज टॉपिक में बात करना चाहते हैं, दैट इज a very specific topic that is not pertaining to everybody, but it is important for every one of us to know about that. Why it is important, we will discuss in detail, but let's see what this disease is. So this disease is called beta thalassemia major. So if somebody has got beta thalassemia major, how the child is going to behave, what are the symptoms like, पहले ये बात करते हैं। So किसी बच्चे को अगर एक बीमारी जो बीटा थैलेसीमिया मेजर हो जाती है, तो उस बच्चे को हर महीने 6 महीने से 1 साल की उम्र से हर महीने ब्लड ट्रांसफ्यूजन की आवश्यकता होती है। So if somebody has got beta thalassemia major, he would be requiring monthly blood transfusions from the age of 6 months. If somebody is requiring recurrent blood transfusions from the age of 6 months, and that he would be iron overloaded, क्योंकि हर महीने ब्लड मिलने से आपको आयरन ओवरलोड हो जाता है। आपको हर ब्लड यूनिट में 126 मिलीग्राम एलिमेंटल आयरन होता है, और हर महीने आयरन मिलने से आप आयरन ओवरलोडेड हो जाते हैं, और ये आयरन आपके हार्ट में, आपके लिवर में, आपके एंडोक्राइन ग्लैंड्स में डिपॉजिट करके आपको कार्डियक इश्यूज, आपको हार्मोनल इश्यूज और आपको लिवर टॉक्सिसिटी कर सकता है। सो ये एक प्रॉब्लम है, क्योंकि आयरन ओवरलोड होने से आपको लाइफ को डेंजर हो सकता है। सो इसीलिए
हम ये नहीं कह रहे कि हमारे में से कोई थैलेसीमिक है या हमारे में से कोई थैलेसीमिया मेजर है, बट इसको प्रिवेंशन इंपॉर्टेंट है, और ये प्रिवेंशन हम सबके हाथ में है। अगर हम आज ये समझेंगे कि थैलेसीमिया मेजर बच्चे का बर्थ कैसे प्रिवेंट करेंगे, तो हम लोग अपनी सोसाइटी में थैलेसीमिया मेजर को होने नहीं देंगे। सो थैलेसीमिया मेजर वाले जो बच्चे होते हैं उनको ये जीन्स अपने माँ बाप से आती है, अपने जीन्स माँ बाप से आती है। जो माँ बाप होते हैं वो कैरियर्स होते हैं, या आप उनको माँ बाप को माइनर कह सकते हैं, और वो हम लोगों की तरह नॉर्मल लोग हैं। हम में से बहुत सारे लोग आपके स्कूल में, हमारी सोसाइटी में, या हमारे शहर में या हमारे देश में थैलेसीमिया माइनर या थैलेसीमिया कैरियर्स हैं, बट उनको नहीं पता, क्योंकि दे आर नॉर्मल लुकिंग पीपल, देयर हीमोग्लोबिन इज आइदर नॉर्मल or they have a borderline low hemoglobin which is hovering between 9 to 11 grams, and they are not aware of that. But we need to understand if two minor, so minor और carrier या trait, हम मैं थैलेसीमिया माइनर बोलूं, थैलेसीमिया ट्रेट बोलूं या थैलेसीमिया कैरियर्स बोलूं, ये सब एक ही बात। सो दो माइनर्स का आपस में विवाह हो जाता है, शादी हो जाती है, then there is a 25% chance in each pregnancy that they may produce a thalassemia major baby. I will make you understand. So if husband and wife have got genes inside them, Sir, सर की जनाब है, मुझे नहीं। sir, I can't hear you. Please Preeti, can speak you out. block these children, please? Can you block these children? My request to all parents. Children are not to be watching this. It's only class 11 and 12. Children are not to be watching this, please. It's only parents. Thank you. Thank you, Mr. Shabna. All right. So if two parents are carriers and they get married, there is a 25% chance that they may produce a thalassemia major baby in each pregnancy. So what does this mean? This means कि हम लोगों को अपना थैलेसीमिया स्टेटस जानना बहुत जरूरी है। हम जो पेरेंट्स, जो टीचर्स हमारे को आज ये बात सुन रहे हैं, हम लोगों को अपना थैलेसीमिया स्टेटस जानना है। ये थैलेसीमिया स्टेटस कैसे जानना है और ये कैसे हम जान सकते हैं? एक सिंपल टेस्ट के माध्यम से, जिसको हम HPLC कहते हैं, हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। इट्स अ वेरी वेरी सिंपल ब्लड टेस्ट which can be done from any reference lab near your house, and by doing this test we can come to know whether any one of us is thalassemia minor or not. I'll tell you the importance of that later. But another thing I want to tell you, there are celebrities, I'm not hesitating in naming them. There are celebrities like Amitabh Bachchan, there are celebrities like Amrisha Patel. Amitabh Bachchan and Amrisha Patel, they are thal minors. बट उनकी शक्ल पे नहीं लिखा हुआ ना, उनको देखकर नहीं लगता वो थैल माइनर है, क्योंकि थैल माइनर नॉर्मल है। बट अगर अमिताभ बच्चन की वाइफ जया बच्चन को भी थैल माइनर होता तो उनके बच्चों को थैल मेजर हो सकता था, जो एक बर्डन सोसाइटी भी था, उनकी फैमिली भी था, और बच्चे की भी लाइफ डिस्टर्ब थी, क्योंकि उनको 6 महीने की उम्र से हर महीने ब्लड चढ़ना था। सो अगर हम अपना थैलेसीमिया स्टेटस HPLC टेस्ट करके जान सकें तो वो एक थैल मेजर बच्चे का बर्थ को प्रिवेंट कर सकता है। सो आज जब हम हेमेटोलॉजी में काम करते हैं, हमारे पास टाउन बी सिटीज से पेशेंट्स आते हैं जिनके बच्चों को थैलेसीमिया मेजर है, क्योंकि उनके अंदर अवेयरनेस नहीं है, सोसाइटी में अवेयरनेस नहीं है, इवन डॉक्टर्स में भी बहुत लोगों में टाउन बी सिटीज में अवेयरनेस नहीं है। सो आपकी गायनेकोलॉजिस्ट आपकी प्रेगनेंसी के टाइम पर, काफी लोगों की गायनेकोलॉजिस्ट ने HPLC नाम का टेस्ट करा होगा, हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी नाम का टेस्ट करा होगा, और बताया होगा कि आप नॉर्मल है या थैल माइनर है। तो अगर आप नॉर्मल हैं तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर आप नॉर्मल नहीं है, आप थैल माइनर हैं, तो आपके स्पाउस का भी, आपके हस्बैंड का भी टेस्ट करना इंपॉर्टेंट है या अनिवार्य है। क्यों? क्योंकि अगर आप नॉर्मल हैं तो किसी के टेस्ट की जरूरत नहीं है, आपके स्पाउस के टेस्ट की जरूरत नहीं है। अगर आप नॉर्मल नहीं है, आप थैल माइनर हैं और आपका हस्बैंड थैल माइनर निकल आया, then there is a risk of producing a thalassemia major baby in each pregnancy. Each pregnancy का मतलब है
हम ये नहीं कहते कि हमारा पहले प्रेगनेंसी में थायल मेजर हो गया, हम अगली 3 प्रेगनेंसी में सेफ है। हम हर प्रेगनेंसी में 25% रिस्क पे है। सो अगर हम 2 हस्बैंड वाइफ का थैलेसीमिया माइनर स्टेटस पता है तो उनको रिस्क है। अगर एक को थैल माइनर है, लेट्स से वाइफ को थैल माइनर था और हस्बैंड को नॉर्मल HPLC है, उसको थैल माइनर नहीं है, देन देयर इज नो रिस्क। तब उनका बच्चा या तो नॉर्मल होएगा या उनके एक माँ बाप की तरह थैल माइनर होगा, जो एक प्रॉब्लम वाली बात नहीं। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट एंड यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड। देन नाउ दिस वी हैव डिस्कस्ड हाउ टू प्रिवेंट। तो आज के टाइम में हम कहते हैं प्रेगनेंसी से पहले, कंसेप्शन से पहले या शादी से पहले हमें अपना थैलेसीमिया स्टेटस पता होना चाहिए। हम इस चीज को भी हम 100% मानते हैं कि हमारी सोसाइटी, हम हिंदुस्तान की सोसाइटी में अगर हम किसी को बोल दें कि हमें थैल माइनर है तो शायद हमारा विवाह ही ना हो। दिस इज अ हार्ड फैक्ट। सो अगर हम इस पहले डिक्टम पे ना जाएं, हम इस पे जाएं कि हम बच्चे ने रिमूव कर दिया मेरे को। सर मेरे को भी किसी ने रिमूव किया था। यस सर, मेरे को भी। सर मेरे को भी। So please switch off your microphone. Please switch off. I request you, please switch off your microphones. Okay. So अगर हम लोगों को थैल माइनर हमें आ जाते हैं, अगर हम 2 पेरेंट्स थैल माइनर आ जाते हैं, तब भी हम एक थैल मेजर बच्चे का बर्थ को प्रिवेंट कर सकते हैं। उसमें भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से सलाह लीजिए और 10 to 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, 10 से 12 हफ्ते ऑफ प्रेगनेंसी में आपकी गायनेकोलॉजिस्ट एक टेस्ट आपके पेट में ही कर सकती है, ये जानने के लिए कि फीटस को थैलेसीमिया मेजर तो नहीं है। सो देयर इज अ टेस्ट कॉल्ड CVS, chorionic villus sampling, which can be performed on the fetus to know whether that fetus has got thalassemia major or not, because there is a 25% risk, 75% chances are there that that fetus would be normal. So if that fetus is not suffering from thalassemia major, you continue with the pregnancy. If that fetus has got thalassemia major, then a choice would be given to you by a doctor whether you want to terminate or you want to continue with the pregnancy. Are you getting my point? So it is always better to have prevention. Prevention हम किसी एक जनरल बात करते हैं, हम किसी भी बारे में बात करते हैं, हम कहते हैं prevention is always better than the cure. तो आज हम एनीमिया को प्रिवेंट कर पाए, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को प्रिवेंट कर पाए, जो एक छोटी प्रॉब्लम है। हम बीइंग अ हेमेटोलॉजिस्ट, आई सी अ स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीजेस, जो बिल्कुल छोटी प्रॉब्लम लाइक एनीमिया, जिसमें मुंह से हम ओरल आयरन से हम लोग ठीक हो सकते हैं, और हम एक हाई एंड बात कर रहे हैं थैलेसीमिया के बारे में, जिसको प्रिवेंट कर सकते हैं। बट अगर थैलेसीमिया हो जाए तो हम उसका बोन मैरो ट्रांसप्लांट से उसको हम ठीक कर सकते हैं। तो जिन बच्चों को थैलेसीमिया हो चुका है, थैलेसीमिया मेजर हो चुका है, उनके लिए भी सॉल्यूशन है। आई एम नॉट सेइंग वी डोंट हैव अ सॉल्यूशन फॉर दैट। द सॉल्यूशन इज आई वुड से एक्सपेंसिव, and that is a bone marrow transplant, or you can say a stem cell transplant. And we are one of the doctors who does bone marrow transplant for patients of thalassemia. So thalassemia bone marrow transplant से हमेशा के लिए ठीक हो सकता है। बट अगर मैं एक सिंपल सी बात आपको बोलूं, आज आपको इसी तरह से एक चीज समझ आएगी कि एक थैलेसीमिया बच्चे का बर्थ प्रिवेंट करने के लिए एक 800-850 रुपए का टेस्ट, जिसको HPLC कहते हैं, और एक थैलेसीमिया मेजर बच्चे का ट्रीट करने के लिए, जिसका बर्थ हो गया है, उसको ट्रीट करने के लिए बोन मैरो ट्रांसप्लांट, जो 15 से 20 लाख रुपए खर्चा। तो चॉइस आपकी है कि आप प्रिवेंशन करना चाहते हैं या एक मेजर बच्चे का बर्थ होने के बाद उसको बोन मैरो ट्रांसप्लांट के माध्यम से ट्रीट करना चाहते हैं। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड a very simple topic, which was iron deficiency anemia and a complicated thing like thalassemia. But please remember, all of us need to know our thalassemia status. Now another, just last couple of last few minutes, I would like to talk upon something called cord blood banking. तो हम लोग बहुत सारे आजकल जो टू बी पेरेंट्स बनने वाले हैं, टू बी पेरेंट्स होने वाले हैं, या अभी अभी हमारी मैरिज हुई है और हम प्रेगनेंसी के बारे में प्लान कर रहे हैं, तो हम लोगों के दिमाग में और बहुत सारी बातें आती हैं कि क्या हमारा जो होने वाला बच्चा है
उसका जो कॉर्ड ब्लड है, जो कॉर्ड ब्लड है उसको हम प्रिजर्व कराए ना कराएं। तो आप में से बहुत लोग इस चीज में गुजर चुके होंगे, कॉर्ड ब्लड बैंकिंग। और जब डॉक्टर से आप मिलते हैं, जब आप गायनाकोलॉजिस्ट से मिलते हैं, आप फिजिशियन से मिलते हैं, तो दे गिव यू द बेस्ट एडवाइस, to the best of their knowledge. But I, being a hematologist and a transplant physician, let me tell you whether you need to do a cord blood banking or not. So बहुत सारे हिंदुस्तान में प्राइवेट कॉर्ड ब्लड बैंक्स हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, बहुत सारे प्राइवेट कॉर्ड ब्लड बैंक्स हैं जो हमारे बच्चे के कॉर्ड ब्लड प्रिजर्व करते हैं, जो हम लोगों को कहते हैं कि जब हमारा बच्चा पैदा होएगा उस न्यूबॉर्न बेबी के हम जो कॉर्ड ब्लड से, प्लेसेंटल साइड से जो ब्लड है उसको हम प्रिजर्व करेंगे, और वो उस ब्लड को हम कभी भी यूज कर सकते हैं। खुदा ना खास्ता हमारे बच्चे को कोई जेनेटिक प्रॉब्लम हो जाती है, हमारे बच्चे को कोई कैंसर हो जाता है, या हमारे बच्चे को कोई बड़ी लाइफ थ्रेटनिंग चीज हो जाती है, तो उस कॉर्ड ब्लड से हम ट्रांसप्लांट करके हम ट्रीट कर सकते हैं। सो आई पार्शली एग्री विद देम, बट आई वुड से दैट आई डोंट कंप्लीटली एग्री विद दैट, बिकॉज व्हाट दीज बैंक्स आर, दीज आर प्राइवेट बैंक्स। When I say private banks, this means that ये जो आपके कॉर्ड ब्लड को प्रिजर्व कर रहे हैं, ये जो आपके कॉर्ड ब्लड को अपने पास स्टोर कर रहे हैं, ये प्राइवेटली स्टोर कर रहे हैं, ये आपके बच्चे के लिए या उसके सिबलिंग के लिए यूज कर सकते हैं। Whereas जो इंडिया में कंसेप्ट नहीं है, इंडिया के बाहर हम लोग जब यूएस में और जब हम सिंगापुर में, जब मैं फेलोशिप करता था, इन कंट्रीज में पब्लिक बैंकिंग कंसेप्ट, पब्लिक बैंकिंग का कंसेप्ट का मतलब है कि जब न्यूबॉर्न बेबी पैदा होता है तो उनके कॉर्ड ब्लड यूनिट को एक पब्लिक बैंक में ले लिया जाता है, पब्लिक बैंक में ले लिया जाता है और वहां प्रिजर्व कर दिया जाता है कि वो कॉर्ड ब्लड किसी के लिए भी एक्सेसिबल होगा अगर किसी को बोन मैरो ट्रांसप्लांट की या अम्बिलिकल ब्लड कॉर्ड ब्लड ट्रांसप्लांट की आवश्यकता है या नहीं। तो प्लीज फ्रेंड्स, अगर हम लोगों को ये समझना है जो हम प्राइवेटली स्टोर कर रहे हैं इसका ज्यादा यूज इसलिए नहीं है क्योंकि अगर आपके बच्चे को कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है तो वो जेनेटिक प्रॉब्लम आपके अपना बच्चे के जीन में डिफेक्ट है, अपने कॉर्ड ब्लड से ठीक नहीं होगी, पहली बात। अगर आपके बच्चे को कोई हीमोग्लोबिनोपैथी है, कोई हेमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें आपका बोन मैरो से वो सेल प्रोड्यूस नहीं हो रहे, जैसे थैलेसीमिया है, तो आपके अपने स्टेम सेल डिफेक्टिव है, आपके अपने कॉर्ड ब्लड सेल से वो ठीक नहीं होगी। अगर आपके बच्चे को कैंसर है या ल्यूकीमिया है और उसके कॉर्ड ब्लड प्रिजर्व्ड है, तो एक डबल हिट थ्योरी होती है कि आपकी जर्म लाइन म्यूटेशन है और उसके ऊपर आपको एक XYZ फैक्टर हो गया और आपके बच्चे को कैंसर हो गया, तो आपको जर्म लाइन म्यूटेशन की वजह से आपके अपने स्टेम सेल काम नहीं करेंगे। तो प्रैक्टिकली बात करें कि आपके अपने कॉर्ड ब्लड यूनिट आपके लिए काम नहीं आने वाले। अब बात करें कि उसके भाई बहन को जरूरत है, जी बिल्कुल। कैन यू जस्ट स्विच ऑफ योर माइक्रोफोन प्लीज? ओके, अगर हम बात करें कि आपके भाई बहन को कॉर्ड ब्लड की आवश्यकता है, तो अगर आपके भाई बहन को कॉर्ड ब्लड की आवश्यकता है तो हम भाई बहन के कॉर्ड की जगह हम लोग उसके ब्लड से ही, हम उसके बोन मैरो से या ब्लड से ही स्टेम सेल निकाल सकते हैं अगर आवश्यकता होती है तो। सो भाई बहन के कॉर्ड ब्लड का प्रैक्टिकली कोई यूज नहीं है, अगर क्योंकि भाई बहन तो घर में ही है, हम उसके बोन मैरो से या ब्लड से ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। So in a nutshell, or if I have to tell you the bottom line, there is no, I would say there is no practical use of having cord blood in a private bank. We need to have awareness of public banks. We need to have public banking in our country so that more and more people can be benefited. And if there is a need of cord blood transplant, we can get the cord blood unit from that public bank. So this is what I had to tell all the parents, all the teachers, and class 11 and class 12 students that anemia, the most common cause is iron deficiency, how we can improve our lifestyle, how we can improve our dietary intake, and if somebody gets iron deficiency anemia, how to treat that. Secondly, how to prevent the birth of a thalassemia major baby, which can be a burden to the society, because India is called the thalassemia capital of the world. इंडिया को थैलेसीमिया कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है क्योंकि इंडिया में दुनिया में सबसे ज्यादा थैलेसीमिया मेजर बच्चे जन्म लेते हैं। तो आज अगर हम प्रिवेंशन कर लें तो हम इन बच्चों का बर्थ को प्रिवेंट कर सकते हैं। और तीसरी बात जो हमने करी
कि जो हम प्राइवेटली कॉर्ड ब्लड को हम 50,000, 60,000, 70,000 रुपए दे के प्रिजर्व कर रहे हैं, उसका प्रैक्टिकली ज्यादा यूज नहीं है। बस इसी चीज से आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल फॉर अ पेशेंट हियरिंग, एंड आई एम ऑल्सो अमंग यू. I am also a parent of a student of class 10th of your school. My daughter is in class 10th A, Vanshika Dua, and I am Vanshika's father. So I am also like you. So in future also, if you need if you need any help from my side, being a pediatric hematologist, oncologist, and a bone marrow transplant physician, I would be more than happy to help you all. I can tell you I work in Fortis Hospital, Gurgaon, and we can share our phone numbers and email addresses in case you need any help from my side.